Hello everyone, I am Anu and welcome again. We create jar of holder. So फ्रेंड, जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे ही हमारा कैपिटल बजटिंग कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद जो भी आपके लास्ट 2 इयर्स के अंदर जितने भी आपके एमसीक्यू बने हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर से, उनको हम क्या करेंगे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है आपका? Rearrange the step followed in evaluating an investment proposal using NPV method. तो आप तब NPV मेथड को क्या करते हो, अडॉप्ट करते हो, तो उस वक्त कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं उनको क्या करना, आपको रीअरेंज करना है. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, आपको इस तरह से करना है, स्टेप को रीअरेंज करना है. एनपीवी मेथड को तब आप क्या करते हो, यूज करते हो. अगर आपको याद हो तब हम एनपीवी मेथड कर रहे थे तो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि तब आप एनपीवी मेथड को क्या करते हो, यूज करते हो. तब आप एनपीवी मेथड को क्या करते हो, अडॉप्ट करते हो. तो आपको कैसे कैसे क्या करने पड़ेंगे, कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे. तो आप फर्स्ट क्या ऑप्शन क्या है, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो. तो ये आपका फर्स्ट स्टेप नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हो आप, जो आपका कैश फ्लो होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो. तो यहाँ पे इसका मतलब है कि फ्यूचर वैल्यू किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू में. तो आपका फर्स्ट स्टेप तो ये तो है नहीं. ठीक है. आइडेंटिफाइंग एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट. एक अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट क्या करना, आइडेंटिफाई करना. हाँ, ये इतना पता है कि ये वाला स्टेप ए से पहले आएगा, बी के बाद क्या आएगा, ए, या फिर हम कह लें ए से पहले क्या आएगा आपका, बी आएगा. फोरकास्टिंग कैश फ्लो. क्या करना, फोरकास्ट करना किसको, कैश फ्लो को, कि कितना कैश फ्लो होगा. अगर आपको याद हो तब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है कि टोटल कैश फ्लो कितना होगा, उसमें आपका आउटफ्लो भी क्या होगा, इंक्लूड होगा. तो आप देखते हो ना कि कितना आउटफ्लो होगा कैश का, कितना मेरे पास से क्या लगेगी, कॉस्ट लगेगी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, कितना टोटल मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी उस प्रोजेक्ट के लिए. आप कैलकुलेट करते हो नहीं करते, फोरकास्ट करते हो नहीं करते. तो इतना भी पता लग गया कि पी बी जो आपका बी है आपका, उससे पहले आपको क्या होगा, सी होगा. सबसे पहले आप क्या करोगे, फोरकास्ट करोगे, उसके बाद आप डिस्काउंट रेट सेट करोगे एंड उसके बाद आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे प्रेजेंट वैल्यू को. हमें ये पता लग गया. रैंक द प्रोजेक्ट, ये क्या आपका लास्ट में है आपका, ठीक है ना. आप कहते हो रैंक, रैंक कब दोगे, सबसे लास्ट में. और कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्या करना, कंप्यूट करना नेट प्रेजेंट वैल्यू. तो यहाँ से आप तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपको, अगर आपको क्लियर हुआ तो सी आपको क्या होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप. तो सी आपका किस ऑप्शन में है, आपका थर्ड ऑप्शन में. अगर आपको पता लग जाए ना कि आपका सबसे फर्स्ट स्टेप कौन है, तो आप एग्जाम के अंदर अपना टाइम वेस्ट मत करना प्लीज. आप क्या करना, आप एलिमिनेशन मेथड को ही अडॉप्ट करना. ठीक है. अगर आपको एक ही पॉइंट से अगर आपका आंसर बन रहा है तो सारे पॉइंट क्लियर करना, सारे पॉइंट पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है. वो जो टाइम सेव करोगे वो किसी डिफिकल्ट या फिर जो भी आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ना उसमें लगाना. तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट स्टेप जैसे ही मैंने पढ़ा कि फोरकास्टिंग करना कैश फ्लो का, और सी सिर्फ एक में ही फर्स्ट है, तो आप इससे क्या करोगे, अपना आंसर आप यहाँ पे क्या कर दोगे, टिक कर दोगे. तो सी, तो सी हमारा फर्स्ट है. देन उसके बाद क्या, आइडेंटिफाई करना अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट को. ठीक है. उसके बाद कैलकुलेट करना प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी कैश फ्लो की, और तब आप कैलकुलेट कर लेते हो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी कैश फ्लो की. उसके बाद आप क्या करते हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करते हो. यस या नो, कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आपकी क्या निकलेगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी. और जैसे आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलाई कैश आउटफ्लो की, कैश इनफ्लो की, उनको क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे और रैंक दो किसको, अपने प्रोजेक्ट को. तो लास्ट स्टेप क्या होगा आपका, डी होगा. तो यहाँ से भी हमारा बन जाता है. जैसे ही हम पढ़ेंगे रैंक द प्रोजेक्ट एज एनपीवी, तो हमें पता है सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है, हम रैंक प्रोवाइड करते हैं एनपीवी के बेस पे किसको, अपने प्रोजेक्ट्स को. और यहाँ पे डी भी लास्ट में, डी सिर्फ एक ही का ऑप्शन है. तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, इजीली बन जाता आपका. क्लियर. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, वैल्यू एडिटिव प्रिंसिपल इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग. वैल्यू एडिटिव जो आपका प्रिंसिपल कौन से मेथड में है यहाँ पर कैपिटल बजटिंग के, अगर हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया था इसको, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना शेयर होल्डर की. तो किसके अंदर प्रिंसिपल था, ये सिर्फ एक ही था आपका, एनपीवी मेथड. एनपीवी मेथड में हम किसकी बात करते हैं, कितनी वैल्यू को ऐड किया गया है किसके, शेयर होल्डर की वैल्यू के अंदर. तो वैल्यू एडिटिव प्रिंसिपल किसके अंदर, आपका एनपीवी मेथड के अंदर. तो सेकंड ऑप्शन इसका. देन आपका थर्ड क्वेश्चन, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, आपका आईआरआर मेथड. याद है आईआरआर मेथड क्या था, जहां पर आपका एनपीवी क्या हो, जीरो हो. तो इस अंदर हम क्या करते थे, एक ऐसा रेट फाइंड आउट करते थे जहां पर आपका एनपीवी किसके इक्वल आए, आपका जीरो के इक्वल आए. मेथड ऑफर विच ऑफ द फ्लोइंग एडवांटेज. तो इसकी एडवांटेज बताने की, आईआरआर मेथड की एडवांटेजेस क्या है आपको. तो सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, बिल्कुल करता है.
हमने अपनी जो भी टोटल टेक्निक्स थी हमारी कैपिटल बजटिंग की, उसको 2 पार्ट में बाइफर्केटेड किया था। जो फर्स्ट पार्ट था वो आपका क्या था, ट्रेडिशनल टेक्निक, एंड द सेकंड आपका क्या था, डिस्काउंटेड टेक्निक। और जो आईआरआर है वो किसका पार्ट है, आपका डिस्काउंटेड टेक्निक का। अगर आपको याद ना हो मैं आपको शो कर देती हूँ। देखो ट्रेडिशनल टेक्निक है ना आपकी, कौन कौन सी आपकी, आपकी सेकंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। ये कौन सी थी, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ये 2 टेक्निक ऐसी थी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते। कौन सी, एआरआर और पे बैक मेथड। तो यहाँ पे आईआरआर, इन सभी की एक एडवांटेज क्या है, ये सारे मेथड क्या करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। तो यह ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो एक बार देख लेते हैं हमारा ऑप्शन के अंदर ए किसके अंदर है, तो ए तो सभी के अंदर है, ठीक है। देन नेक्स्ट, it is consistent with the shareholder profit maximization objective also। ये क्या करता है, शेयर होल्डर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को भी क्या करता है, कंसीडर करता है। इसमें थोड़ा सा डाउट है ना, हो सकता है तब आप क्वेश्चन करो तो आपको डाउट हो जाए कि ये होगा या फिर नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। और एलिमिनेशन मेथड से ऐसे क्वेश्चन को, अगर हमने टॉपिक कंसेप्ट क्लियर है ना, और जहां पे थोड़ा सा डाउट हो, तो हम उसको एलिमिनेशन मेथड से इजिली कर सकते हैं। सी पढ़ते हैं एक बार, इट कंसिडर्ड ऑल कैश फ्लो अकरिंग ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। बिल्कुल करता है, ये इसके एडवांटेज है। क्लियर, क्योंकि सिर्फ एक ही मेथड है जो सारे कैश फ्लो को कंसीडर नहीं करता, और वो मेथड कौन सा, आपका पे बैक पीरियड मेथड। और तब हमने ये मेथड किया था अच्छे से, तो हमने वहां पे कंसीडर भी किया था कि पे बैक के अंदर क्या, कितनी जल्दी आपको आपका पैसा मिल जाएगा। ये बात क्लियर। लेकिन जो सारे और मेथड है वो सारे के सारे कैश फ्लो को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं जो एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है। तो ए और सी तो यहाँ से कंफर्म है। तो ए और सी किसके अंदर, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पे फोर्थ तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी हमारे 3 ऑप्शन क्या है, अभी पेंडिंग है, ए बी सी ए सी ई। एक बार और देख लेते हैं। डी, इट जनरली गिव द सेम एक्सेप्टेंस रूल एज द एनपीवी मेथड। नॉर्मली क्या करता है, सेम एक्सेप्टेंस रूल क्या करता है, जो एनपीवी मेथड देता है ना, सेम इसका ही है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इट कंसिडर ऑल पॉजिटिव एनपीवी और द एंटायर लाइफ द प्रोजेक्ट। ये सारे जो पॉजिटिव एनपीवी ना, उनको क्या करता है, कंसिडर करता है। ये भी एड ई, देखो कहीं ऑप्शन है आपका ए सी ई, हाँ आपका सेकंड ऑप्शन है ए सी ई, क्योंकि ई हम यहाँ पे कंफर्म है कि ई कंफर्म है, सी कंफर्म है, ए कंफर्म है। तो यहाँ पे मैच कैसे कहाँ बन रहा है आपका, सेकंड में ही बन रहा है ए सी ई का मैच। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ मैंने डिसएडवांटेज भी लिख रखी है आईआरआर की, कि क्या डिसएडवांटेज थी। हो सकता है नेक्स्ट टाइम डिसएडवांटेज से आप इससे क्वेश्चन पूछ ले। और ये हमने क्लास के अंदर तो हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड को किया था। क्या है, तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है आईआरआर क्यों, क्या है, इज एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन टूल should not be used to rate mutually exclusive project but only to decide whether a single project is worth investing in। उसने क्या कहा, अगर आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है ना, जब आप एक को एक्सेप्ट करते हो सेकंड को अपने आप क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट में एप्लीकेबल नहीं होता। आपका कौन सा मेथड, आपका आईआरआर मेथड। ये सिर्फ आपको एक सिंगल प्रोजेक्ट की जो वर्थ है ना, उसको बता देगा कि इसकी वर्थ इतनी है। अब आपकी चॉइस है, आप कौन सा प्रोजेक्ट क्या करोगे, एडोप्ट करोगे। तो यहाँ पे ये क्या करता है, सिर्फ एक सिंगल प्रोजेक्ट की वर्थ है उसमें इन्वेस्ट करने में या फिर नहीं है, उसको क्या करता है, आपको कंफर्म करता है। देन IRR overstate the annual equivalent rate of return for a project whose interim cash flow are reinvested at a rate of lower than calculated IRR। याद है, तभी तो इसी डिसएडवांटेज के कारण आपका एक नया मेथड बना, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपको याद हो तो उसने क्या कहा, जो आपका आईआरआर है ना, ये क्या एज्यूम कर लेता है कि जो भी आपका रिटर्न जनरेट हो रहा है प्रोजेक्ट के ऊपर, आप उसको कैसे इन्वेस्ट कर देते हो, इसके ऊपर, आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर ही। ये एजम्पशन फॉल्टी एजम्पशन है, इसलिए हमने क्या लाए थे, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हमारा इसके बाद बनाते एक नया टेक्निक आई थी किसकी, आपकी कैपिटल बजटिंग की। इन द केस ऑफ पॉजिटिव कैश फ्लो फॉलोड बाय द नेगेटिव वंस एंड देन बाय पॉजिटिव वंस, द आईआरआर में हैव मल्टीपल वैल्यूज। ने क्या कहा, ये सारे पॉजिटिव कैश फ्लो को तो कंसीडर करते हैं, ये हमने डिस्कस किया, ये इसके एडवांटेज भी है। लेकिन अगर मान लो कभी किसी ईयर में आपका नेगेटिव कैश इनफ्लो हुआ, क्लियर, किसी भी ईयर में आपको क्या हुआ, नेगेटिव कैश इनफ्लो हुआ, मतलब कि पॉजिटिव कैश इनफ्लो क्या कर रहा है, नेगेटिव कैश इनफ्लो को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। फिर नेगेटिव कैश इनफ्लो पॉजिटिव कैश इनफ्लो को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो उस केस में आपके मल्टीपल वैल्यू ऑफ आईआरआर निकल सकते हैं, जहां से आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है या फिर नहीं है। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका,
A project require an initial investment 56,125 and its estimate salvage value is 3,000। तो इसने क्या कहा, एक प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी है आपकी 56,125, और जो सैल्वेज वैल्यू कौन सी आपकी स्क्रैप वैल्यू, जो लास्ट में आपको प्रोजेक्ट तब आपने क्लोज किया होगा टर्मिनल स्टेज के ऊपर, लास्ट ईयर के अंदर जब आपने प्रोजेक्ट क्या किया क्लोज किया, तो उस वक्त जो आपकी फिक्स एसेट थी उसकी क्या वैल्यू बची है, उसकी कितनी है 3,000। आगे क्या दे रखा है, आगे इसने दे रखा है कि आपका एनुअली एस्टिमेटेड इनकम निकाल के दे रखी है, कब, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, मतलब कि जो आपकी इनकम गिवन है ना उसमें से डेप्रिसिएशन और टैक्स क्या कर रखा है आपको माइनस कर रखा है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये प्रॉफिट दे रखा है इसका क्या निकालना है, यहाँ पे एवरेज निकालना है। अगर इसमें से माइनस ना होता तो क्या करते, आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते और टैक्स को क्या करते माइनस करते, याद है आपको, हमने डिस्कस किया था अच्छे से। आगे क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, आपको क्या निकालना है ARR निकालना है। तो जल्दी बताओ हमने ARR मेथड का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट, जितनी भी आपने क्या की है इन्वेस्टमेंट की है प्रोजेक्ट के अंदर, मल्टीप्लाई 100, रेट में निकालने परसेंटेज में निकालने के लिए, क्लियर। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट इजीली निकल जाएगा, क्योंकि एवरेज एनुअल प्रॉफिट के लिए हम कैसे निकालते हैं, अगर आपको इनकम गिवन होती जिसमें से डेप्रिसिएशन और क्या माइनस ना होता, आपका टैक्स माइनस ना होता, तो आप क्या करते, जितनी भी इनकम आपने क्या की है अर्न की है उस पूरे लाइफ टाइम में होता प्रोजेक्ट, वो उसका टोटल, उसमें से क्या माइनस करते, कितना डेप्रिसिएशन लगा, उसमें से क्या माइनस करते, टैक्स माइनस करते, तो आपको क्या आता है प्रॉफिट आता है, और जो भी प्रॉफिट आता है उसको क्या निकाल लेते हैं आप, उसको एवरेज क्या कर लेते, उसका एवरेज फाइंड आउट कर लेते। लेकिन यहाँ पे आपको एक बेनिफिट दे दिया क्या, इसमें से डेप्रिसिएशन और टैक्स माइनस है, तो आपको सिर्फ क्या करना है इन सबका टोटल करना है, और क्या निकलाएगा आपका प्रॉफिट निकलाएगा, और प्रॉफिट फिर क्या करना है उसको डिवाइड करना है कितने साल से, कितने सालों का प्रॉफिट है यहाँ पे आपका 5 ईयर का, तो 5 से क्या करना है डिवाइड करना है, तो आपका क्या निकलाएगा एवरेज प्रॉफिट निकलाएगा। यहाँ पे ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे, तो एक बार निकाल के लेते हैं कैसे निकलेगा आपका, फॉर एग्जाम्पल लेट से कितना आपका प्रॉफिट, तो एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं कितना प्रॉफिट आएगा, आपका प्रॉफिट कितना है 3375 फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का कितना है 5375, आपका थर्ड ईयर का 7375, फोर्थ ईयर का 9375 एंड फिफ्थ ईयर का 11375। जैसे आप क्या करोगे इन सबको ऐड करोगे तो आपका क्या निकलेगा, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकलेगा, उसको डिवाइड कर दो किससे 5 से, तो आपका निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा, मैं इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करूंगी, इनका प्रॉफिट निकला 7375, आपका क्या निकला एवरेज प्रॉफिट निकला। फिर हमें क्या चाहिए एवरेज इन्वेस्टमेंट, और आपको याद हो एवरेज इन्वेस्टमेंट का आपका फॉर्मूला क्या था, एवरेज इन्वेस्टमेंट आप कैसे निकालते थे, इनिशियली कॉस्ट कितनी आई है आपकी प्रोजेक्ट के अंदर, माइनस क्या करते थे उसके अंदर से आपकी सैल्वेज वैल्यू, याद है, डिवाइडेड बाय क्या 2 से। अगर आपकी कोई भी वर्किंग कैपिटल गिवन हो हम उसको क्या करते थे अलग से ऐड करते थे, हम इसको अलग से ऐड क्यों करते थे, मैंने यहाँ पे वहां पे आपको रीजन भी बताया था, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार वीडियो देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन बनते हैं आपके, देखो सिर्फ यहाँ से 12 या 13 क्वेश्चन आपके जो जो सिर्फ 2 ईयर्स के हैं आपके लास्ट के, और सिर्फ एक टॉपिक है कैपिटल बजटिंग, 2 ईयर्स के अंदर यहाँ पे 10 से 11 क्वेश्चन क्या आपके फ्रेम हो रखे हैं सिर्फ कैपिटल बजटिंग से, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से करना। तो यहाँ पे क्लियर, तो यहाँ पे मेरे को वर्किंग कैपिटल गिवन नहीं है, सिर्फ क्या गिवन है इनिशियल कॉस्ट और सैल्वेज वैल्यू। तो इनिशियल कॉस्ट आपकी कितनी है, मेरी इनिशियल कॉस्ट है कितनी आपकी 56,125, माइनस क्या कर दूंगी यहाँ से सैल्वेज वैल्यू कितनी 3,000, क्या निकाल दूंगी इसका एवरेज निकालूंगी, तो एवरेज निकालोगे तो आप कितना आंसर आएगा आपका आंसर आएगा यहाँ पे 29,562.5, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ 29,563, और मैं क्या कर दूंगी जो भी मेरी एवरेज प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर दूंगी किससे एवरेज इन्वेस्टमेंट से, तो आंसर निकलेगा एवरेज प्रॉफिट कितना 7,375 डिवाइड बाय क्या आपका एवरेज इनिशियल कॉस्ट, तो 29,563, क्लियर, इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो आपका आंसर यहाँ से क्या आएगा 24.95, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर ना, बिल्कुल आसान था, आपको क्या चाहिए था एवरेज एनुअल प्रॉफिट और डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, हमने देख लिया एवरेज एनुअल प्रॉफिट कैसे निकलता है। अब की बार मान लो यहाँ से ऐसे दे रखा है, हो सकता है तब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन दे वहां से डेप्रिसिएशन और टैक्स क्या ना करे माइनस ना करे, तो वहां से आप क्या करोगे टोटल इनकम को ऐड करके जो भी टोटल 5 ईयर का डेप्रिसिएशन होगा उसको माइनस कर दो, और जो अमाउंट आएगी उसमें से उसके ऊपर क्या निकालोगे आपकी जो भी अमाउंट आएगी माइनस करने के बाद क्या आएगी आपकी अर्निंग बिफोर
इंटरेस्ट और टैक्स, उसमें से क्या माइनस कर दोगे, टैक्स माइनस कर दोगे, तो आपका क्या निकलाएगा, आपका प्रॉफिट निकलाएगा और आप उससे क्या निकाल दोगे, एवरेज कैलकुलेट कर लोगे। तो क्लियर यहाँ पे अच्छे से ये। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, रीअरेंज द स्टेप फॉलोड इन इवोल्यूटिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल यूजिंग एनपीवी मेथड। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था आई थिंक वो भी सेम ही था आपका, हाँ सेम ही है। चलो कोई नहीं, ये रिपीट क्वेश्चन हुआ भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आपकी, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज बेस्ड ऑन री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन। जो आपका MIR है किसको, कौन सी अजम्पशन के ऊपर बेस है, क्या आप उसको क्या करते हो, री इन्वेस्ट करते हो जो भी आपका क्या हुआ, इनफ्लो हुआ है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जितनी भी हमने कैपिटल बजटिंग के अंदर टेक्निक की है, हम सबके अंदर क्या एज्यूम करके चलते हैं, जो भी आप रिटर्न जनरेट करोगे आप उसको क्या करते हो, दोबारा से री इन्वेस्ट करते हो। किसके ऊपर इन्वेस्ट करते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर। सेकंड क्या है, वैल्यू एडिटिव प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन एनपीवी। जो आपका वैल्यू एडिटिव प्रिंसिपल है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाला प्रिंसिपल है, वो एनपीवी के ऊपर बेस नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, रॉन्ग। ये तो किसके ऊपर एप्लीकेबल, आपका सिर्फ एनपीवी के ऊपर। ये किसके ऊपर, आपका एनपीवी के ऊपर ही क्या है, आपका एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, और फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या है, राइट है। तो आपका आंसर क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड द स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन क्या आपका, द वैल्यू ऑफ फर्म वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज मेजर्ड बाय। जो वैल्यू ऑफ फर्म है किस केस में, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के केस में, ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के केस में, तो किसके द्वारा मेजर की जाती है। अब तो आंसर पता होगा इसका, हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं इसको। आपका आंसर क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो, नहीं। ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज, नहीं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट के बेस पे, ठीक है ना, कि आपने जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट किया है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, क्लियर ना। जितनी ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू होगी जिसकी भी, जितनी कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, उतना ही क्या करेगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या करेगा, वो प्रोजेक्ट उतनी ही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करेगा। तो यहाँ पे आपका थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब एक चीज नोटिस करो यहाँ से, एनपीवी से ही इन्होंने इतने क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रखे हैं, और सिर्फ एक चीज से, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कहीं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, कहीं क्या आपका का वैल्यू एडिटिव प्रिंसिपल, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर। तो नेक्स्ट आपका क्या है, 8th क्वेश्चन, अरेंज द फ्लोइंग्स आइटम दैट इज स्टेज ऑफ कैपिटल बजटिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। अगर आपको याद हो, हमारी फर्स्ट क्लास के अंदर ही हमने जो स्टेज थी हमारी किसकी, कैपिटल बजटिंग की, जो हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग के नाम से हमने डिस्कस किया था। वहां पे हमने देखा था कि क्या क्या प्रोसेस होगा कैपिटल बजटिंग का, किस तरह से कोई भी मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, वो कैसे डिसाइड करेगा कि किस प्रोजेक्ट के अंदर उसको पैसा क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो जल्दी से करते हैं, अगर आपने क्लास देखी है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। तो आपका फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। और आपको याद हो यही हमारा फर्स्ट स्टेप था। हम क्या देखते हैं कि जहां पर हम क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं हमारे लिए कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही निकला। और किस किस के अंदर, ए आपका क्या है, फर्स्ट आंसर है। तो देखो आपका सिर्फ फोर्थ ऐसा जिसमें ए क्या आपका फर्स्ट है, तो हमारा सिर्फ एक, उससे हमारा क्या बन गया, पूरे का पूरा आंसर बन गया है यहाँ पे, ठीक है। अब टाइम वेस्ट मत करना, अगर आप एग्जाम में हो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना, और जो टाइम सेव हुआ है, जो भी डिफिकल्ट है फिर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, वहां पर उस टाइम को क्या करना, यूटिलाइज करना। इसी के बाद रीड कर लेते क्या है नेक्स्ट स्टेप आपका, असेंबलिंग द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट। फिर क्या करना, जो आपकी प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट है, जो आपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी निकल के आई, उनको क्या करना, एक तरह से असेंबल करना, क्लियर। फिर थर्ड क्या आपका, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। हम इसके बाद क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग ही तो करते हैं। अगर आपको याद हो, सबसे पहले हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की, उनको असेंबल किया, फिर ये देखना कि इस प्रोजेक्ट से कितना कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, और कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लिए बेटर है। और उसके लिए हमने किसको यूज किया था, टेक्निक्स को यूज किया था। इसमें हमने 2 स्टेप पढ़े थे ना डिसीजन मेकिंग में, आप 2 डिसीजन लेते हो। सबसे पहले कैश फ्लो का, कैश इनफ्लो का, कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, और क्या लगाते हो वहां पे, फिर टेक्निक लगाते हो अपने एक प्रोजेक्ट को क्या करने के लिए, चूज करने के लिए, क्लियर। देन इम्प्लीमेंटेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू, बट याद हो ये हमने लास्ट में देखा था। सबसे लास्ट में क्या करते हो आप, इंप्लीमेंट करते हो और उसको परफॉर्मेंस का क्या करते हो, रिव्यू करते हो, आपका लास्ट स्टेप है। देन प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग एंड अप्रोप्रिएशन, डिसीजन मेकिंग। उसके बाद क्या किया, प्रिपेयर ऑफ कैपिटल बजट, आपने कैपिटल बजट क्या किया, प्रिपेयर किया, देन आप कंटिन्यू इंप्लीमेंट कर दे और परफॉर्मेंस रिव्यू, क्लियर।
देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज अ परसेंटेज डिस्काउंट रेट यूज्ड इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल व्हिच ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड फ्यूचर कैश इनफ्लो इनटू इक्विलिटी। किस मेथड के अंदर आप हम क्या करते हैं, जो भी हमने कॉस्ट लगाई है और जो भी कैश इनफ्लो होने वाला है, जो भी आपकी कॉस्ट लगी प्रेजेंट में, जो भी आपका कॉस्ट आउटफ्लो हुआ और जो भी आपका कैश इनफ्लो होने वाला है, वो दोनों क्या है, इक्वल। हम दोनों क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, खुद से इक्वल करते हैं, एक ऐसा रेट फाइंड आउट करते हैं। तो कौन सा था वो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसी के अंदर तो हम क्या करते हैं, जितना भी आपका कैश आउटफ्लो हुआ और जितना भी हमारा एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो है, हम वहां पे एक रेट निकालते थे कि आपका जो कैश एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो है वो किसके इक्वल हो, आपका कैश आउटफ्लो के इक्वल हो, हम उनको इक्वल लाते थे। तो क्या आप इस आंसर है यहाँ पे आपका सेकेंड। क्लियर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैश फ्लोज आर प्रिज्यूमेबली रीइन्वेस्टेड इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन एट। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में जितना भी आपका कैश फ्लो जनरेट होगा, जितना भी आपका कैश इनफ्लो आएगा, उसको हम री इन्वेस्ट करते हैं। किसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, क्या एज्यूम करके चलते हैं हम लोग, हम एज्यूम करके चलते हैं हम उसको री इन्वेस्ट करेंगे, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी उसके ऊपर। और उसी का ही दूसरा नाम क्या था, डिस्काउंटेड रेट था। उसका ही दूसरा नाम क्या था, जो मार्केट में रेट चला हुआ है वो रेट था। याद आया, ये हमने सारे अलग नाम इसके डिस्कस किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्काउंटेड रेट, मार्केट रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट। रिस्कलेस रेट नहीं है आपका ये। ठीक है, रिस्कलेस रेट क्या है, जहां पे आपको कोई रिस्क ही ना, वो वाला रेट नहीं है। ये रेट कौन सा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कैसे निकलती है, फ्री रिटर्न आपका, इन्फ्लेशन उसके अंदर अपना ऐड कर दो और प्लस क्या कर दो उसके अंदर, जितना भी रिस्क है उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में उसको ऐड कर दो। इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारा क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी नहीं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में तो हमारा क्या होता है, कैश इनफ्लो इक्वल टू कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, ए बी और सी। बड़ा आसान क्वेश्चन था, तो ए बी और सी। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है टाइपिंग में। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ए बी और सी। तो सॉरी भाई, यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है, आप इसको कर लो ए बी और सी। क्लियर। अब का 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्ट कॉस्ट 40,000, स्ट्रीम ऑफ अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। स्ट्रीम ऑफ अर्निंग बिफोर है यहाँ पे, आगे ना क्वेश्चन मैंने वहां पे करवाया था अभी, ARR मेथड, सेम यहाँ पे क्या अप्लाई करना, आपको ARR निकालना प्रोजेक्ट का। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफर ये है कि यहाँ पे आपको जो अर्निंग दे रखी है ना, वो बिफोर टैक्स और बिफोर डेप्रिसिएशन दे रखी है। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और अभी मैंने जस्ट बताया था प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो और अपने आप निकालो इसका प्रॉफिट कितना आएगा। जैसे आप खुद से करोगे ना तो उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्लियर। तो यहाँ पे ऐसे कर, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, जितनी भी आपकी क्या है अर्निंग, उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो अर्निंग आप कितनी है, 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 एंड 20,000। ये आपको 5 सालों की क्या दे रखी है, अर्निंग दे रखी है। अब आप अर्निंग को ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, अर्निंग को ऐड करने के बाद वो आएगा 72,000। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा था, उसमें से क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना है, इसने क्या लिख रखा है, डेप्रिसिएशन कैसे लगाना आपको, डेप्रिसिएशन लगाना आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से। इस लगाना आपको स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रेट लाइन का अगर आपको याद हो कैसे निकालते हैं हम लोग, कॉस्ट कितनी प्रोजेक्ट की, कितने साल तक का प्रोजेक्ट है, 5 साल तक का, तो हर साल कितना कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 8,000 पर ईयर। ठीक है, तो ये 8,000 पर ईयर का क्या आपका डेप्रिसिएशन है। प्रोजेक्ट कितने सालों का है, 5 ईयर का। तो और सिंपल सी बात है, हर साल 8,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 5 सालों के अंदर कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 8,000। क्लियर ना। तो अगर जो आपका कॉस्ट है किसकी, प्रोजेक्ट की, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड दे रखा है आपको, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वही क्या होगा, आपका टोटल डेप्रिसिएशन होगा। क्योंकि तब हम स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो एंड में जो आपकी कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, या फिर जो कॉस्ट है किसकी, आपकी फिक्स एसेट की, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी 0। क्लियर। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना होगा, 40,000 होगा। तो 72,000 में से जैसे आप क्या करोगे, 40,000 क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 32,000। क्लियर।
फिर उसके बाद हमने क्या कहा था, क्या माइनस करना है इसमें से, टैक्स। टैक्स कितना आपका 50%, तो 32,000 का 50% कितना हो जाएगा 16,000। तो 16,000 इसमें से जाएंगे तो आपको कितना बचेगा 16,000 ही बचेगा। और मैंने क्या कहा था, ये आपका क्या निकला, प्रॉफिट निकला है। अब वो क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करूंगी मैं, 5 से डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि 5 ईयर का प्रॉफिट है। तो आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 3200। तो क्लियर, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना निकला 3200। अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे है आपकी, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट की उसमें से सैलरी वैल्यू माइनस कर दो और ऐड कर दो लास्ट में क्या, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू। क्लियर, लेकिन यहाँ पे ना वर्किंग कैपिटल है ना सैलरीज वैल्यू, सिर्फ क्या है 40,000। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगी, 40,000 का क्या कर लूंगी, एवरेज कर लूंगी। और आप 40,000 का तब आप एवरेज करोगे तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मैं 40,000 में क्या करूंगी, स्क्रैप वैल्यू माइनस करूंगी, तो स्क्रैप वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जीरो रहेगा, तो 40,000 में से जीरो का तो 40,000। स्क्रैप एवरेज निकालने के लिए क्या करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी, तो 2 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा आपका 20,000। मल्टीप्लाई क्या 100, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ से कितना आएगा वो बच्चों, हाँ 16%। तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 12th क्वेश्चन, विच आर द फैक्टर दैट लीड टू कैपिटल रैशनिंग। कौन सा फैक्टर है जो लीड करता है कैपिटल रैशनिंग। कैपिटल रैशनिंग क्या, कैपिटल की शॉर्टेज को। और कैपिटल की शॉर्टेज होगी तो हमने कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा कि किस प्रोजेक्ट में कितनी कितनी कैपिटल को क्या किया जाए, एलोकेट किया जाए। क्लियर, तो सबसे पहले इम्परफेक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट हमने बड़े अच्छे से टॉपिक किया था कैपिटल रैशनिंग वाला, अगर आपको याद हो तो उसमें एक आपका रीजन था इम्परफेक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट। उसमें हमने दो पार्ट पढ़े थे, एक्सटर्नल फैक्टर आपके और इंटरनल फैक्टर। कुछ ऐसे फैक्टर जो एक्सटर्नल जो इफेक्ट करते हैं कैपिटल की शॉर्टेज को, और कुछ ऐसे फैक्टर जो इंटरनल फैक्टर हैं जो कैपिटल शॉर्टेज को फॉर्म में क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। कैपिटल शॉर्टेज होती है, कुछ ऐसे इंटरनल फैक्टर हैं, और जिनके कारण आपकी कैपिटल शॉर्टेज हो, ऐसे कुछ आपके क्या है एक्सटर्नल फैक्टर है। तो इम्परफेक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट आप किसका पार्ट है, एक्सटर्नल फैक्टर का। ठीक है, इसके कारण भी आपकी क्या होती है, कैपिटल राशनिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आगे क्या है, आपका इक्विटी शेयर है उनका जो कंट्रोल है उसको लूज करने का डर है, ये भी हमने पढ़ा था एक अपना। ठीक है, ये किसके अंदर था, आपका इंटरनल फैक्टर के अंदर। तो क्लियर, इनएबिलिटी टू मैनेज, मैनेज नहीं कर पा रहे, एक ये भी था आपका, बिल्कुल था। डी नेक्स्ट क्या आपका, डेफिशिएंसी इन मार्केट इन्फॉर्मेशन, जो मार्केट इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या है, डेफिशिएंसी है, विच माइट इफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, जो किसको इफेक्ट कर रही है, कैपिटल को, जो अवेलेबिलिटी कैपिटल को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। ये भी हमारा किसका पार्ट था, एक्सटर्नल फैक्टर का, याद हो आपको। ठीक है, लेकिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मार्केट ये नहीं था। अगर एफिशिएंसी है कैपिटल मार्केट के अंदर तो कैपिटल राशनिंग की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो ई नहीं होगा यहाँ पे, ए बी सी डी आपका आंसर होगा। तो ए बी सी डी किसके अंदर आपका आंसर है, आपका फोर्थ के अंदर ए बी सी डी आपका क्या है, राइट आंसर है। तो इतने ही क्वेश्चन थे आज की क्लास में, जो हमने सिर्फ एक आपको मैंने ओवरव्यू दिया है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितने इजी और कितने अच्छे से कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो ना तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो इसलिए कहती हूँ मैं, हरदम कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो, क्वेश्चन किसी भी तरह का आ जाए आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको सोल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना एक नया टॉपिक करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जो आपके लास्ट ईयर में आ चुके हैं। यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, और आप जब नेक्स्ट एग्जाम अटेम्प्ट करोगे वहां पे आप इजीली क्या कर पाओगे, इन क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, हो सका तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।